आज का जो टॉपिक है मेरा रुधिर है यानी ब्लड। ठीक है, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है रुधिर या ब्लड। हमने पिछली क्लास में शायद बताया था कि एक रुधिर जो हमारा होता है यानी ब्लड एक कैसा हो जाता है, संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक है जो जल से थोड़ा अधिक सान्य, जल से कैसा है अधिक सान्य, हल्का क्षारीय। इसका पीएच मान कितना होता है 7.3 से 7.4 है तथा स्वाद में थोड़ा कैसा होता है, नमकीन होता है। स्वाद में कैसा होता है, ये नमकीन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर के औसतन लगभग कितना होता है 5 से 6 लीटर होता है, जो शरीर का कुल भाग का लगभग कुल भाग का 7 से 8% 7 से 8% होता है। इसके तरल माध्यम में प्लाज्मा क्या पाया जाता है, प्लाज्मा तथा उसमें पाई जाने वाली रुधिर कणिकाएं कहते हैं। जो इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अब क्या आता है, हमारा प्लाज्मा आता है। हमने पिछली कक्षा में शायद इतनी बातें हम आप लोगों को बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या आता है, हमारा प्लाज्मा क्या होता है। अब प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का होता है। यह कैसे होता है, पीले रंग का, हल्की क्षारीय। कैसा रंग होता है प्लाज्मा का, पीले रंग का होता है। हल्का कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। कैसा है, निर्जीव तरल है। प्लाज्मा जो होता है कैसा होता है, पीले रंग का होता है, हल्का क्षारीय होता है और निर्जीव तरल है। यह रुधिर में लगभग 55% भाग का निर्माण करता है। जो हमारा ब्लड होता है ये कितने परसेंट का निर्माण करता है, 55% का निर्माण करता है। इसमें लगभग 90% क्या पाया जाता है, 90% यानी 90% जल पाया जाता है, यानी वाटर पाया जाता है। और तथा 10% कार्बनिक, 10% क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। प्लाज्मा पचे हुए पोषक पदार्थ। अब प्लाज्मा हमारा जो इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा के बारे में एक बार फिर से सुनिए। प्लाज्मा पीले रंग का, हल्का क्षारीय होता है, इसलिए निर्जीव तरल है। इसमें ब्लड का 55% भाग बनाता है। जो हमारा रुधिर होता है उसका 6% भाग बनाता है प्लाज्मा, 55%। इसमें 90% जल पाया जाता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें पचे हुए पोषक पदार्थ। अब इसमें पचे हुए पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इसमें पचे हुए पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल तथा वसा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्लाज्मा में कौन कौन से पोषक पदार्थ घुले होते हैं, तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल तथा वसा अम्ल ये होते हैं इसमें घुले हुए। और रुधिर प्रोटीन, हार्मोन, रुधिर प्रोटीन, हार्मोन, एंटीबॉडीज जो हमारे ब्लड में निर्माण करती हैं, एंटीबॉडीज
एंटीबॉडीज उत्सर्जी पदार्थ एंजाइम आदि घुले होते हैं। एंटीबॉडीज हार्मोन प्रोटीन रुधिर में घुले हुए होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ एंजाइम आदि घुले होते हैं। प्लाज्मा जो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होता है, इस समय आप लोग देख रहे होंगे कोरोना में प्लाज्मा का डोनेट होता रहता है, प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लाज्मा हमारे शरीर में ऊतकों की कोशिकाओं, कहाँ होता है, हमारे ऊतकों की कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऊतकों की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है, भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन पहुंचाता है वहाँ। अब वहाँ से क्या उत्सर्जी पदार्थ को क्या हटाता है, यानी ऑक्सीजन अगर पहुंचा देता है तो CO2 को हटा देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, हटा देता है। यह शरीर में पानी की मात्रा को, अब ये जो होती है हमारे शरीर में किसकी, पानी की मात्रा, यानी H2O जल की मात्रा, H2O जल की मात्रा तथा ताप को भी नियंत्रित करता है और हमारे टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। आप लोग प्लाज्मा के बारे में समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से, इसका यही कार्य होता है। अब इसके बाद हमारा आता है रुधिर कणिकाएँ या रुधिराणु क्या होती हैं। इसके बाद आता है हमारा रुधिर कणिकाएँ यानी ब्लड सेल्स। रुधिर कणिकाएँ, इनमें क्या होते हैं, रुधिर कणिकाएँ या रुधिराणु 3 प्रकार की होती हैं। अब जो हमारी ब्लड होती है कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन होती हैं, नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएँ, नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएँ, नंबर इनको इंग्लिश का RBCS यानी लाल रुधिर कणिकाएँ। नंबर 2 आती है हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। नंबर 3 आती हैं थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। जब डेंगू हो जाता है तो यही हमारे शरीर के प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। तो अब नंबर 1 सीरियल से पढ़ते चलेंगे, लाल रुधिर कणिकाएँ, फिर श्वेत रुधिर कणिकाओं को कहते हैं WBC यानी हमारी ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं। तो नंबर 1 हम आपको लेकर बताने चल रहे हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। RBCS यानी कि लाल रुधिर कणिकाएँ, ये कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं, कशेरुकी जंतुओं में। कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती हैं। इनमें कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन संवहन। अब इसमें कोशिका द्रव्य में कौन सा होता है, इनकी कोशिका द्रव्य में जो कोशिका होती है, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन संवहन के लिए यानी कि O2 ऑक्सीजन संवहन के लिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कभी आप लोग सबकी जांच कराने जाते हैं तो उससे सबसे पहले ऊपर लिखा होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है जो फेफड़ों में, अभी जो हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है कहाँ, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ संयोजक करके, फेफड़ों में किसके साथ, O2 के साथ। यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है कहाँ होता है, फेफड़ों में O2 के साथ संयोग करके एक स्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण करता है। किसका निर्माण कर लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन
बनाता है जो कम ऑक्सीजन सांद्रता वाले। अब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेता है तो ये कम सांद्रता वाले हो जाते हैं। अब जो कम सांद्रता कम ऑक्सीजन वाली यानी कम O2 सांद्रता वाले ऊतक द्रव्य के संपर्क में आने पर ये पुनः ऑक्सीजन किसमें विघटित हो जाते हैं, पुनः ऑक्सीजन यानी O2 प्लस हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाते हैं और ऊतक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं। अब यही जो हमारे होते हैं O2 प्लस हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाते हैं, अब यही हमारे ऊतक कोशिकाओं तक क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं। इस कार्य के लिए लाल रुधिर कणिकाएं बहुत अधिक संख्या होती है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, मतलब जो RBC होती है इनमें केंद्रक नहीं होता। इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल क्या होता है, लगभग 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। ये बहुत तेज़ी से बनती हैं। इनका जो निर्माण होता है बहुत तेज़ी से होता रहता है। जब हम रक्तदान करते हैं, यानी जब आप लोग सब लोग कभी रक्तदान किया होगा तो हमारे शरीर में जो रक्त निकला उसी की पूर्ति 1 दिन में हो जाती है। उसकी पूर्ति कितने दिन में हो जाती है, 1 दिन में हो जाती है। पुरुषों में रुधिर की इनकी संख्या कितनी होती है, यानी RBC की 50 से 55 लाख तक होती है। पुरुषों में इनकी संख्या क्या होती है, 50 से 55 लाख किसमें होती है, पुरुष में। ठीक है, पुरुष में इनकी संख्या कितनी होती है, 50 से 55 लाख होती है। प्रति घन मिली होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिली, तथा स्त्रियों में 45 से 50 होती है। 45 से 50 होती है किसमें होती है, स्त्री में। अगर आ जाए कि पुरुषों में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है तो आप लोग कितना बताएंगे, 50 से 55 लाख, और स्त्रियों में 45 से 50 लाख होती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC। अब ये क्या होते हैं, ये केंद्र, इनका जीवन काल कितना होता है, ये क्या होती है, ये केंद्र युक्त। ये कैसी होती है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें कितना होता है, केंद्रक युक्त एवं रंगहीन। कैसी होती हैं, रंगहीन होती हैं। इनमें रंग नहीं होता है क्योंकि श्वेत रुधिर कणिकाएं सफ़ेद होती हैं तथा अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है। अमीबा का आकार जैसे होता है अनियमित आकार की, ये भी जो हमारी WBC होती हैं ये भी अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये रुधिर कोशिकाओं से बाहर, ये कहाँ से, हमारे रुधिर से, यानी कि ब्लड से कोशिकाओं से बाहर आधार ऊतक द्रव्य में पहुंच जाती है। ये रोगाणुओं से। अब ये हमको किससे लड़ने से बचाती है बेटा, रोगाणुओं से। रोगाणुओं एवं जीवाणुओं को भक्षण करने के योग्य बचाते हैं। मतलब जितने भी रोगाणु या बैक्टीरिया यानी जीवाणु विषाणु होते हैं उनको ये क्या करती रहती है, भक्षण करती रहती है, उनको खाती रहती हैं। भक्षण करके रोगों से बचाव करती है। अतः इन्हें शरीर की प्रहारी या सैनिक कोशिकाएं कहते हैं। यानी को हम WBC को क्या कह सकते हैं, इनको सैनिक कोशिका भी कह सकते हैं। कहते हैं इनकी संख्या 6000 से 10,000 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 6000 से 10,000 तक प्रति घन मिली होती है, प्रति घन मिली होती है। ये हमारी क्या करती हैं, WBC हमारे रोगाणुओं एवं विषाणुओं से रक्षा करती हैं। अब आते हैं हमारे थिम्बोसाइट्स यानी रुधिर प्लेटलेट्स। थिम्बोसाइट्स या रुधिर प्लेटलेट्स
इनकी बनावट उभयोक्तल होती है, तस्तरी नुमा होती है। जो होती है इनकी बनावट कैसी होती है? तस्तरी नुमा होती है। इनकी जो बनावट होती है तस्तरी नुमा होती है, प्लेट के आकार की होती है। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होती है। किसमें होती है हमारी? जो रुधिर स्कंदन में सहायक होती है। शरीर में इनकी संख्या 2 लाख से कितनी होती है? 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिली होती है। अगर ये क्या डेंगू हो जाता है, मलेरिया बुखार, तो ये हमारी प्लेटलेट्स होने लगती है। क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं, जिससे ये हमको उपचार के लिए बताया जाता है, ये पियो वो पियो। अब रुधिर समूह क्या होता है? अगले आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप बता रहे हैं हम आपको। कौन सा वर्ग कौन से किसको चढ़ाया जाता है, कौन सा वर्ग किसको नहीं चढ़ाया जा सकता है। ब्लड ग्रुप। तो सभी व्यक्तियों का रुधिर एक समान नहीं होता है, मतलब जो हमारा ब्लड होता है एक समान नहीं होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में रुधिर, लाल कणिकाओं, प्लाज्मा में द्रव्य सीरम, विभिन्न प्रकार के चिपके वाला तत्व होते हैं। इसी के आधार पर रुधिर को निम्नलिखित कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा जाता है या विभाजित किया गया है। नंबर 1 कौन आता है? ग्रुप ए। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ। ये हमारे 4 वर्ग हैं रुधिर के। तो कौन से किसको चढ़ाए जाते हैं, कौन से किसको नहीं चढ़ाए जाते हैं? चढ़ाए जा सकते हैं, नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा ग्रुप ए वाला होता है वर्ग, यानी ग्रुप ए को तथा वर्ग ओ को जो ही चढ़ाया जा सकते हैं, मतलब जो ए ग्रुप का होगा व्यक्ति वो किसको दे सकता है? वर्ग ए वाले को तथा वर्ग बी वाले को। नहीं चढ़ाए जा सकते हैं वर्ग बी वाले, बी तथा ए बी को। ये ग्रुप ए वाला किसको नहीं दे सकता है? बी तथा ए बी को अपना ब्लड नहीं दे सकता है। किसको दे सकता है? ए वाले को तथा वर्ग ओ वाले को दे सकता है। अब ये क्या होता है? ग्रुप बी वाले किसको दे सकते हैं? बी को दे सकते हैं और ओ को दे सकते हैं। ये भी ग्रुप बी वाले जो होते हैं ये भी किसको दे सकते हैं? बी तथा ओ को दे सकते हैं। और किसको नहीं दे सकते हैं? ये ए तथा ए बी को नहीं दे सकते। ए तथा ए बी को नहीं दे सकते हैं। ये किसको नहीं दे सकते हैं? ए तथा ए बी को नहीं दे सकते हैं। अब ग्रुप बी ए बी वाले, ग्रुप ए बी वाले किसको दे सकते हैं? वर्ग केवल ये दे सकते हैं ए बी, ए बी तथा वर्ग ओ को। अब नहीं चढ़ाए जा सकते हैं, ये किसी को नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। ये नहीं चढ़ाए जा सकते, मतलब ये ले नहीं सकते हैं किसी से। क्या हो सकता है कि ये चढ़ाए जा सकते हैं वर्ग ए को, वर्ग बी को, ए बी को तथा वर्ग ओ को। अब नहीं चढ़ाए जा सकते हैं, किसी को नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। अब उसके बाद आता है वर्ग ओ। तो ये वो ग्रुप ओ वाला तो ओ को देगा, और लेकिन सबको ये दे सकता है। ए बी को देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी दे सकता है। यानी कि ये कौन सा हो गया? सर्वदाता होता है। ये कौन सा होता है? सर्वदाता होता है। और ए बी वाला सर्वग्राही होता है। ठीक है, सर्वग्राही हो सकता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप सब लोग कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। किसको चढ़ाए जा सकते हैं, किसको नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।